हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लिंक संलग्नता, सेक्स लिंकेज। पिछली क्लासेस में हमने पहले लिंकेज पढ़ा और ये भी लिंकेज का ही एक विशेष रूप है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज है जिसको हम सेक्स लिंकेज या लिंक संलग्नता कहते हैं। जो हमने लिंकेज पढ़ा, हमने देखा कि उसमें जीन संलग्न होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और जब किन्हीं जीन के बारे में कहा जाता है कि ये जीन संलग्न है तो सीधी जो चीज़ हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो यही आती है कि जीन संलग्न है, अर्थात ये दोनों एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। ठीक है, अब वो संलग्न है, ठीक बात है, वो एक ही गुणसूत्र पर, लेकिन हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि गुणसूत्र कौन सा। वहाँ हमने कभी गुणसूत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। दो जीन एक गुणसूत्र पर हैं, तीन जीन एक गुणसूत्र पर हैं और ये संलग्नता है। ऐसे केस में जो गुणसूत्र उस समय लिया जा रहा था वो एक सामान्य गुणसूत्र जो कोशिकाओं में होता है और इन्हें हम नॉर्मली ऑटोसोम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हर कोशिका में, हर जीव में, कोशिका में जितने गुणसूत्र हैं उसमें एक जोड़ा, अगर वो द्विगुणित हो तो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है और बाकी सारे ऑटोसोम होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, अगर हैप्लॉइड है तो एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र और बाकी सारे अलिंगी गुणसूत्र। तो अभी तक जो हम लिंकेज पढ़ रहे थे और उसमें जो जीन को जो एक ही गुणसूत्र पर माना जा रहा था वो गुणसूत्र स्वतः ही ऑटोसोम लिए गए थे, लेकिन ऑटोसोम के अतिरिक्त जो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्रों का है जिसमें हम एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र लेते हैं, जहाँ नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन होता है, उन पर भी तो जीन हो सकते हैं। और अगर कुछ लक्षणों के जीन अगर लिंग गुणसूत्रों पर है तो वो भी संलग्नता दर्शाएंगे। अब उनकी संलग्नता ऑटोसोम पर उपस्थित जीन की संलग्नता से थोड़ी भिन्न होगी। जो जीन लिंग गुणसूत्रों पर हैं उनकी वंशानुगति में अंतर आता है बाकी दूसरे गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन की तुलना में, और इसलिए उनकी संलग्नता को फिर हम लिंग संलग्नता कहते हैं। एक बार को जब लिंग संलग्नता बोला जाता है या कहा जाता है कि ये लक्षण लिंग संलग्न है, अर्थात इसका मतलब साफ है कि इस लक्षण का जीन लिंग गुणसूत्र पर है। ठीक है, मॉर्गन ने ही जब सामान्य लिंकेज की खोज की थी तो वहीं साथ साथ में उन्होंने लिंग संलग्नता भी बताया था। हम जरूर अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले हमने लिंकेज पढ़ा, अब हम सेक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं। मॉर्गन ने तो दोनों चीजें साथ ही खोजी थी और आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको वहां पर दोनों चीजें साथ ही मिलेंगी, कोई अलग अलग नहीं है लिंकेज और सेक्स लिंकेज। ठीक है, सेक्स लिंकेज को अगर हम परिभाषित करें, मॉर्गन द्वारा इसकी खोज की गई। लिंग संलग्नता उन लक्षणों की संलग्नता जिसके जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। लिंग गुणसूत्र भी कौन कौन से? लिंग गुणसूत्र जो कि एक्स और वाई हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे पहली बार ये मालूम चला कि जीन लिंग गुणसूत्रों पर है या लिंग गुणसूत्र लिंग संलग्नता है। मॉर्गन आखिर लिंग संलग्नता की खोज कैसे कर पाते हैं? हम मॉर्गन के प्रयोग पर आते हैं। मॉर्गन ड्रोसोफिला में एक सामान्य लक्षण की वंशानुगति अध्ययन कर रहे थे और ये लक्षण था आंखों का रंग। आमतौर पर ड्रोसोफिला में दो रंग की आंखें दिखती है, लाल रंग की आंखें और सफेद रंग की आंखें। और मॉर्गन ने मेंडेलियन तरीके से ही आंखों के रंग के इस लक्षण को लिया और इसके क्रॉस करना शुरू किया। सामान्य इस लक्षण के मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए गए। जब इसके क्रॉस किए गए तो इसके परिणाम कुछ मेंडल से भिन्न आए और इनके परिणामों में ही उन्हें पहली बार इस बात का अंदाजा हुआ कि संभवतः इसके जीन सामान्य ऑटोसोम पर न होकर एक्स गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र पर होने चाहिए। जिस तरह के उन्हें परिणाम मिले उसमें अल्टीमेटली यही बात निकल के आती है। तो देखिए, इसकी जो खोज मॉर्गन ने करी वो ड्रोसोफिला में की गई। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में आंखों के रंग का अध्ययन किया। इस जीन के दो लक्षण थे, रेड और व्हाइट, जिसमें लाल रंग प्रभावी और सफेद रंग अप्रभावी। अब इस लक्षण पर आधारित उन्होंने देखिए 3 क्रॉस किए। ठीक है, वो 3 क्रॉस कौन कौन से किए गए, क्या है? तो वो जो 3 क्रॉस किए गए, देखिए ये 3 क्रॉस किए गए। क्रॉस 1, पहला जो क्रॉस किया गया वो रेड आइड और व्हाइट आइड, रेड आइड फीमेल में, लाल आंखों वाली मादा और सफेद आंखों वाले नर में किया गया। ठीक है, इन दोनों का जब क्रॉस किया गया तो F1 पीढ़ी में सब के सब क्या है? रेड आइड है। ठीक है, सभी लाल आंखों वाली है। अब F2 पीढ़ी में जब इनका F1 से F2, वही हम जो इनब्रीडिंग करते हैं, अंतः प्रजनन करते हैं, पौधों में स्वपरागण करते हैं, तो F1 से F2 बने और F2 में उन्हें 3:1 का रेशो मिला। ठीक है, तो पहला क्रॉस बिल्कुल सामान्य था, जैसे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता वैसा। ठीक है, F1 में सारे लाल और इधर 3:1 में लाल और सफेद। फिर उन्होंने दूसरा क्रॉस किया, क्रॉस नंबर 2। सेकंड क्रॉस जो किया गया वो किया गया विषम युग में रेड आइड, यानी कि विषम युग में लाल आंखों वाली मादा और व्हाइट आइड फीमेल, व्हाइट आइड मेल में किया गया।
सफेद आंखों वाले नर में। अब विषम युग्मी लाल का क्रॉस सफेद आंखों वाले मतलब अप्रभावी, सफेद आंखें मतलब अप्रभावी, इनसे किया गया। अब देखिए विषम युग्मी का क्रॉस अगर समयुग्मी अप्रभावी से कर रहे हैं तो ये किस प्रकार का क्रॉस हुआ? विषम युग्मी का क्रॉस अप्रभावी से करने का मतलब ये टेस्ट क्रॉस है। तो जो उनका दूसरा क्रॉस था वो दरअसल टेस्ट क्रॉस था और उनको टेस्ट क्रॉस की तरह परिणाम भी मिला 1:1। ठीक है, पहला क्रॉस सामान्य मोनोहाइब्रिड क्रॉस था मेंडल की तरह और परिणाम भी मेंडल की तरह ही आया, कोई नई बात नहीं थी। दूसरा क्रॉस उन्होंने जो किया मेंडल द्वारा भी जो क्रॉस किया गया था टेस्ट क्रॉस किया उन्होंने, विषम युग्मी का अप्रभावी से क्रॉस किया और 1:1 आया। अपने 2 क्रॉस तक कहीं कोई मेंडल से भिन्न परिणाम नहीं मिला। अब उन्होंने किया एक तीसरा क्रॉस। तीसरे क्रॉस में उन्होंने सफेद आंखों वाली मादा का क्रॉस लाल आंखों वाले नर से किया। अगर गौर से देखें तो ये तीसरा क्रॉस पहले क्रॉस के संदर्भ में देखा जाए तो बिल्कुल उसका विपरीत है। यहाँ लाल आंखों वाली मादा है, यहाँ सफेद आंखों वाली मादा हो गई, सफेद आंखों वाले नर उधर लाल आंखों वाले नर हो गए, तो ये रिवर्स कराया। और जब किसी क्रॉस को उसी लक्षण के क्रॉस को नर मादा बदल कर किया जाए तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो दूसरा क्रॉस जहाँ टेस्ट क्रॉस था तो तीसरा क्रॉस उन्होंने क्या किया दरअसल रेसिप्रोकल। जैसे मेंडल ने 3 तरह के क्रॉस किए थे वंशानुगति जानने के लिए, इसी तरह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में आंखों के रंग की वंशानुगति जानने के लिए 3 तरह के क्रॉस किए। ये तीसरा क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस जब किया गया और चूंकि पहले 2 क्रॉस के परिणाम बिल्कुल मेंडल की तरह आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि तीसरे क्रॉस में भी मुझे बिल्कुल मेंडल वाला ही परिणाम मिलना चाहिए। और मेंडल के अनुसार तो व्युत्क्रम क्रॉस के परिणाम समान रहते हैं, अर्थात जो इसमें क्रॉस में रिजल्ट आया सभी लाल और 3:1 वही आना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इस क्रॉस को किया तो बड़े आश्चर्यजनक रूप से उन्हें 1:1 में लाल और सफेद मिले। और ये बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था, ये बड़ा आश्चर्य का बात थी कि रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम भिन्न क्यों आया। यहाँ ये पहला क्रॉस और तीसरा क्रॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रॉस हैं। मेंडल के अनुसार व्युत्क्रम क्रॉस के परिणाम समान होने चाहिए, यहाँ तो परिणाम भिन्न है। मॉर्गन ये बात जानते थे कि कभी कभी व्युत्क्रम क्रॉस के परिणाम भिन्न आते हैं, क्योंकि मॉर्गन से पहले कोरेंस एक खोज कर चुके थे कोशिका द्रव्य वंशानुगति, और कोशिका द्रव्य वंशानुगति में व्युत्क्रम क्रॉस के परिणाम भिन्न आते हैं। तो उन्होंने भी देखा कि अगर व्युत्क्रम क्रॉस के परिणाम भिन्न आ रहे तो कहीं ये कोशिका द्रव्य वंशानुगति तो नहीं है। तो उन्होंने चेक करा, तीनों क्रॉस को गौर से देखा गया। कोशिका द्रव्य वंशानुगति की एक पहचान होती है मात्र वंशानुगति। कोशिका द्रव्य वंशानुगति में न केवल रेसिप्रोकल क्रॉस भिन्न आता है बल्कि हमेशा संतति माता जैसी आती पढ़ा रखा है। तो इन्होंने यहाँ गौर किया तो ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ विषम युग में लाल मादा है लेकिन यहाँ लाल और सफेद दोनों संततियां आ रही है, उधर भी है इधर भी, मात्र वंशानुगति कहीं दिख नहीं रही। तो ये मॉर्गन के लिए एक नई बात हो गई कि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट भिन्न भी आ रहा है और मात्र वंशानुगति भी नहीं हो रही है, तो फिर आखिर है क्या। और अंततः काफी अध्ययन करने के बाद उनका निष्कर्ष यही रहा कि ये आंखों के रंग के लक्षण का ये जो जीन है ये दरअसल लिंग गुणसूत्र X पर उपस्थित है, और जब हम इसको X पर मानेंगे तभी हम इन 3 क्रॉस के परिणाम समझा पाएंगे जो रेशो आए, और विशेष रूप से ये बता पाएंगे कि व्युत्क्रम क्रॉस का परिणाम भिन्न क्यों आया। ठीक है, और फिर उन्होंने जीनोटाइप रख करके इन क्रॉस को समझाया भी सही। और यहाँ एक नई खोज हुई कि सामान्य लक्षणों के जीन भी लिंग गुणसूत्रों पर हो सकते हैं। एक्चुअली लिंग गुणसूत्रों की खोज तो पहले हो चुकी थी और काफी समय तक ये माना गया कि लिंग गुणसूत्र नर मादा लिंग निर्धारण में काम आते हैं और जो एक जोड़ा होता है। मॉर्गन भी यही बात मानते थे कि लिंग गुणसूत्र का काम तो नर मादा बनाने का है। यहाँ पहली बार उनको ये मानना पड़ रहा है कि आंखों के रंग का ये सामान्य लक्षण जिसका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है वो नर में भी होता है मादा में भी होता है, और ये लक्षण का जीन लिंग गुणसूत्र पर है। और इसके बाद उनको ये चीज माननी पड़ी कि ऐसा नहीं है कि लिंग गुणसूत्र पूरी तरह से लिंग निर्धारण का ही काम करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, लिंग गुणसूत्र पर कई ऐसे लक्षणों के भी जीन हैं जो बिल्कुल सामान्य लक्षण है जिनका लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं है, फिर भी उनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर हैं। तो लिंग गुणसूत्र वैसे देखा जाए तो बाकी गुणसूत्रों जैसे ही, और अब तो इनके बाद में ये भी स्पष्ट हो गया कि उन पर कई जीन भी ऐसे हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं हो सकते। ऐसा नहीं मानना है कि लिंग गुणसूत्र का मतलब केवल लिंग निर्धारण का काम करता है, ये बात मॉर्गन को भी समझ में आई। क्योंकि अगर वो इस जीन को ऑटोसोम पर मानते हैं तो वो कभी भी इस बात को नहीं समझा पाएंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट भिन्न क्यों आया, क्योंकि जीन को जैसे ऑटोसोम पर लिया जाएगा तो ये परिणाम भी समान चाहिए फिर तो, और वो आ नहीं रहा हो तो प्रैक्टिकली दिख रहा है।
तभी उनको इस जीन को फिर एक्स पर मानकर किया गया और तब जाकर वो इन तीनों क्रॉस के रिजल्ट को समझा पाए। ठीक है, तो उनका जो निष्कर्ष है इन तीनों क्रॉस के बाद जो आंखों का रंग का ये जो अध्ययन किया गया, उनका निष्कर्ष यही रहा कि इसके जो जीन है, इसका जीन, इस लक्षण का जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित है। जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने नर और मादा के जीनोटाइप बनाए सबसे पहले, और फिर इन तीनों क्रॉस को जीनोटाइप से भी करके दिखाया, और वो हम भी कर सकते, बहुत आसान है। सबसे पहले तो खैर इन्होंने जीनोटाइप निर्मित किए। तो जीनोटाइप बनाने में क्या है, फीमेल के जीनोटाइप लिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये लिंग गुणसूत्रों पर जीन है, तो लिंग गुणसूत्रों के साथ लिखने पड़ेंगे, तभी ये थोड़े से ऑटोसोम से अलग दिखेंगे। तो इन्होंने जीनोटाइप लिखने का तरीका बताया। फीमेल में 3 जीनोटाइप बना पाए, वो X प्लस X प्लस X प्लस X W एंड XW XW, ये 3 जीनोटाइप बने। अब इसमें क्योंकि जीन X पर है तो X के साथ लिखा जाए, ताकि हमें जीनोटाइप में भी देख के पता चले कहाँ ये जीन X पर है। मॉर्गन ने कहा था कि किसी भी लक्षण के प्रभावी एलील को लिखने के लिए आप प्लस चिन्ह ले सकते हैं, ये एक कॉमन चिन्ह है जो कहीं भी यूज हो सकता है। तो उन्होंने लाल रंग के लिए तो प्लस ले लिया और W से सफेद को शो कर लिया। उन्होंने देखा कि मादा में, फीमेल में तो वही 3 जीनोटाइप बने जो आमतौर पर ऑटोसोम में भी बनते हैं। जैसे फीमेल में X प्लस का क्या मतलब हुआ, ये हुआ समयुग्मी प्रभावी। ठीक है, और ये लाल आंखों वाली मादा रहेगी, रेड फीमेल। X प्लस XW ये है विषम युग्मी, ये विषम युग्मी अवस्था है। और विषम युग्मी में भी रेड आइड फीमेल ही बनेगी। और XW ये क्या हो जाएगा, ये समयुग्मी अप्रभावी। तो जैसे अगर मैं ऑटोसोम की बात करता तो भी तो यही 3 जीनोटाइप बनते, ये व्हाइट फीमेल हो जाएगी और मादा के ये 3 जीनोटाइप हो गए, समयुग्मी प्रभावी, विषम युग्मी और समयुग्मी अप्रभावी। अब अगर मान लो अपन इसको ऑटोसोम के हिसाब से लिखते हैं तो मेंडल की तरह जीनोटाइप लिखते हैं। क्या करते हैं, समयुग्मी प्रभावी लाल है, अपन लिख सकते थे कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r। जैसे मेंडल ने कैपिटल T स्मॉल t लिखा। तो बिल्कुल वही ऑटोसोम की तरह ही कैपिटल R की जगह इन्होंने प्लस कर दिया, कैपिटल R स्मॉल r की जगह प्लस W कर दिया, चिन्ह लिखने के बदले बाकी चीज वही है। तो यहाँ तो कोई नई बात नहीं आई। अब उन्होंने दूसरा काम क्या किया, दूसरी स्थिति में अब उन्होंने नर के जीनोटाइप बनाए। अब नर के जब जीनोटाइप बनाए तो वो 2 ही जीनोटाइप बना पाए, X प्लस Y और XWY। कारण कि ये जीन X पर माना गया, Y पर नहीं। और चूंकि X पर नर में तो एक ही X होता है, तो एक अलील आ पाएगा, प्लस लगा लो, मतलब प्रभावी अलील लगा लो या अप्रभावी। और सिंगल अलील वाली, एकल अलील वाली अवस्था, एक डिप्लॉइड जीव में लक्षण का एक ही अलील होना, बहुत पहले टर्मिनोलॉजी में आपको समझाया था, इसे हम अर्धयुग्मी कहते हैं। तो यहाँ समयुग्मी विषम युग्मी की बजाय ये अर्धयुग्मी अवस्था, ठीक है, इसे अर्धयुग्मी कहा जाता है। तो ये जो हुआ ये कहा जाएगा अर्धयुग्मी प्रभावी, ठीक है, और ये हो जाएगा अर्धयुग्मी अप्रभावी। ठीक है, अर्धयुग्मी प्रभावी ये रेड मेल होंगे और अप्रभावी व्हाइट मेल। तो जहां फीमेल में 3 जीनोटाइप हैं, नर में यहाँ पर 2 ही जीनोटाइप है। ठीक है, नर में यहाँ पर 2 ही जीनोटाइप है। तो पहले तो उन्होंने इस जीन को X गुणसूत्र पर माना और X गुणसूत्र के हिसाब से इन्होंने जीनोटाइप बनाया। ठीक है, और ये जो जीनोटाइप बने ये फीमेल में तो बिल्कुल ऑटोसोम की तरह बने हैं, लेकिन मेल के अंदर यहाँ 2 ही प्रकार के जीनोटाइप बने, अर्धयुग्मी अवस्था है, एकल अलील वाली। अब इन जीनोटाइप को जब उन्होंने इन तीनों क्रॉस में रखा, तो इन तीनों क्रॉस में रखने के बाद वो ये जो रेशो उन्हें प्राप्त हुई है उसको लाके भी दिखा पाए। ठीक है, हम यहाँ पर इनके इन तीनों क्रॉस को हम अब जीनोटाइप के आधार पर करें। ये जो तीनों क्रॉस है मैंने तो इसका परिणाम लिख रखा है, अब हम इसको क्या करें, जीनोटाइप के आधार पर कर सकते हैं। अब देखिए
क्रॉस 1 क्या था, पहला जो क्रॉस है हम उसको लेते हैं। पहला क्रॉस किस किस के बीच में था उसको जरा आप जीनोटाइप के आधार पर करते हैं। पहला जो क्रॉस था वो था फीमेल रेड आइड और मेल व्हाइट आइड, यही था क्रॉस। लाल आंखों वाली मादा का क्रॉस सफेद आंखों वाले नर से किया। अब मेंडल की तरह से इस क्रॉस को किया जाए तो X+X+ लेंगे रेड आइड, और व्हाइट का क्रॉस का जीनोटाइप होगा XW। समयुग्मी से शुरू करेंगे तो इधर X+X+ और इधर X+Y। ठीक है, अब इनके गैमेट बनाते, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो इसके गैमेट में X+ आएगा। ठीक है, इसके गैमेट में यहाँ दो तरह के गैमेट बनेंगे, यहाँ दो तरह के गैमेट बनेंगे XW एवं Y। अब इससे देखिए F1 संतति में दो चीजें आ गई, एक बना ये X+XW और ये X+Y। मतलब ये क्या है, ये रेड फीमेल और ये रेड मेल। ठीक है, ये F1 पीढ़ी आई। हमने F1 में क्या लिखा था पहले क्रॉस के F1 में कि सारे रेड आए, देखो सारे रेड आ ही रहे। अब क्योंकि नर मादा इसलिए अलग दिख रहे हैं क्योंकि अब X और Y भी साथ लगा रखे हमने, अदरवाइज अगर केवल लाल रंग देखो तो सारी F1 संततियों में लाल ही आ रहा है। अब F1 से F2 बनाते हैं F1 के मध्य अंतर प्रजनन से, इनब्रीडिंग कराने से। तो अब हम F1 के मध्य इनब्रीडिंग कराएं, इनके मध्य इनब्रीडिंग कराने से F2 पीढ़ी बनेगी। तो देखिए इसमें दो गैमेट बने X+XW, इधर दो गैमेट बने X+ और Y। अब F2 पीढ़ी के चार संगठन बनेंगे। देखो पहला संगठन क्या बना, X+X+, फिर दूसरा संगठन ये बना X+Y, तीसरा कॉम्बिनेशन बना X+XW और चौथा कॉम्बिनेशन बना XWY। ठीक है, बिल्कुल जो जीनोटाइप पे गैमेट बनाकर अपन कर रहे हैं, ये हुई F2 पीढ़ी। अब देखो ये संतति क्या हुई, ये हो जाएंगी रेड फीमेल। ये संतति भी X+ है तो रेड प्लस है, मतलब प्रभावी यदि Y है तो ये नर हो गया रेड मेल। अब यहाँ X+XW में भी कलर तो रेड ही आएगा, रेड फीमेल हो जाएंगे, और ये जो है XWY ये व्हाइट बनेगा, व्हाइट मेल। ठीक है, ये एक व्हाइट आया। अब आप देखो यहाँ पर ये तीनों क्या है, रेड और ये एक व्हाइट, तो ये 3:1 का ही तो रेशो है। मॉर्गन का जो पहला क्रॉस था हमने उसी क्रॉस को यहाँ पर जीनोटाइप से करके दिखाया। ठीक है, अगर मैं इसके पहले वापस अपन चले, यहाँ देखिए ये था पहला क्रॉस, रेड आइड फीमेल व्हाइट आइड मेल। इससे F1 में सभी रेड आए और F2 में 3:1 आए। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर देखी, ये देखिए रेड आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल, F1 में सारे रेड और 3:1 आया F2 में। चलिए हम एक बार को यूं भी मान सकते थे कि ये परिणाम तो हम मेंडल की तरीके से ऑटोसोम पे मान के भी कर लेते, हो जाता। ठीक है, लेकिन अब बात आती है दूसरे क्रॉस की। अब जरा दूसरा क्रॉस देखते हैं। ठीक है, क्रॉस नंबर 2 जो था, दूसरा जो क्रॉस है सेकंड क्रॉस, उसमें उन्होंने क्या किया था, विषम युग्मी रेड आइड, ठीक है, हेटेरोजाइगस विषम युग्मी लाल आंखों वाली मादा, यानी कि ये हो गई X+XW। विषम युग्मी लाल मादा का क्रॉस सफेद आंखों वाले नर से किया गया, XWY। ठीक है, ये है टेस्ट क्रॉस। दूसरा क्रॉस क्या था, टेस्ट क्रॉस। इसका भी क्रॉस करके देख लो, गैमेट बनाएंगे, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे X+XW, इधर भी दो प्रकार के गैमेट बनेंगे XW और Y। ठीक है, अब इससे देखो एक कॉम्बिनेशन ये बना X+XW। ठीक है, अब X+XW ये क्या होना चाहिए, प्लस है, अर्थात रेड और XX है तो फीमेल। ठीक है, और देखो इसका क्रॉस क्या आएगा, X+Y, तो ये भी रेड है बट ये आएगा मेल, नर बनेगा। फिर एक कॉम्बिनेशन ये बना XW। अब देखो ये XW मतलब ये व्हाइट आएगा और ये आएंगी फीमेल।
XW संयुग्म में अप्रभावी हो गया। और एक कॉम्बिनेशन और बन जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा XWY, यानी कि ये हुआ व्हाइट मेल। ठीक है, अब इसमें जरा गौर से देखिए परिणाम क्या आया। अगर हम बात करें तो रेड और व्हाइट का रेशियो आ गया 1:1। ठीक है, ये दूसरा क्रॉस था जिसको हमने कहा था टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और पहला वाला जो क्रॉस है 3:1 और 1:1। आप देखिए इस जीन को X पर मान करके X के हिसाब से जीनोटाइप लिख रहे हैं, फिर भी आ रहा है। हालांकि इनको अपन ऑटोसोम की तरह भी कर सकते थे, खाली कैपिटल R स्मॉल r लिख के, क्योंकि इन दोनों क्रॉस के परिणाम तो मेंडल के जैसे ही आए। मुख्य बात तो क्या थी, तीसरा क्रॉस। तीसरे क्रॉस का परिणाम जो है वो अलग आया। तीसरे क्रॉस का परिणाम देखिए क्या था। तीसरा क्रॉस था रेसिप्रोकल क्रॉस, क्रॉस नंबर 3। वो इस पहले वाले का उल्टा था, यानी कि फीमेल वहां पर रेड ली गई तो यहाँ रिवर्स कर दिया, व्हाइट ले ली, और इसका क्रॉस मेल जो है रेड ले लिया गया। जीनोटाइप लिख रहे हैं तो फीमेल व्हाइट का मतलब XW और रेड मेल X+Y। मैं जीनोटाइप जो ले रहा हूं, मैंने पहले जीनोटाइप बताए हैं, वही उठा के ले रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए जो मैंने आगे शुरू में भी जीनोटाइप बताया था वही उन्हीं में से लिए कि व्हाइट का क्या जीनोटाइप है, रेड मेल का क्या जीनोटाइप। अब देखो इसके गैमेट बना, इसका क्रॉस करते हैं तो इसका तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, क्योंकि ये समयुग्मी अवस्था है। जैसे यहाँ पर थी ऐसे यहाँ आएगा। X और Y है तो हमें यहाँ दो गैमेट बनाने पड़ेंगे, X+ वाला भी गैमेट बनेगा और Y वाला भी बनेगा। अब यहाँ देखिए ये बना एक कॉम्बिनेशन X+XW और एक कॉम्बिनेशन ये बना XWY। तो ये X+XW मतलब ये तो हो गई रेड फीमेल, और XWY का मतलब ये हो गया व्हाइट मेल। अर्थात यहाँ रेड और व्हाइट के बीच का रेशियो क्या आया, 1:1। समझ में आई कुछ बात। मैंने मॉर्गन के वो तीनों क्रॉस जो लिखे थे उन्हीं को मैंने जीनोटाइप से करके बताया। मॉर्गन ने कहा कि भाई ये जीन X पर होना चाहिए, तो हमने इस जीन को X पर रख करके उसी हिसाब से जीनोटाइप बनाए और फिर वो रख के देखा, तो जो मॉर्गन को परिणाम मिला वही चीज हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। ठीक है, हम अगर उसी क्रॉस की बात करें वापस, ये रहे हमारे जो क्रॉस हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस में 1:1 और इसका रेसिप्रोकल लिया जो 1:1 का, जो हमें थोड़ा सा आश्चर्यजनक परिणाम था। अब इस चीज को रेसिप्रोकल क्रॉस में 1:1 कैसे आया, ये चीज हम तभी समझा पाएंगे जब हम इस जीन को कहाँ माने, X गुणसूत्र पर। तो अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पर कि भाई इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम भिन्न क्यों आया, तो परिणाम भिन्न आने की मुख्य वजह है जीनोटाइप। यहाँ नर और मादा में जीनोटाइप ही अलग अलग है, और हम ये तीनों अनुपात हमने जीनोटाइप से क्रॉस करके लाके दिखाया आपको। ठीक है, और रेसिप्रोकल बिल्कुल 1:1 आ भी रहा है और अलग भी आ रहा है। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि जीन अगर X गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्रों पर है तो रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम भिन्न आएगा। हमने ये अपवाद रेसिप्रोकल क्रॉस में भी बताया था कि वहाँ दो अपवाद बताए थे, एक तो था कोशिका द्रव्य वंशानुगति और लिंग संलग्नता। कोशिका द्रव्य वंशानुगति में भी भिन्न आता है, लेकिन वहाँ मात्र वंशानुगति भी होती है, और यहाँ मात्र वंशानुगति नहीं है, लेकिन परिणाम भिन्न आ रहा है। ठीक है, और परिणाम भिन्न आने का जो मुख्य वजह है वो है ये जीनोटाइप। जो वजह है वो बेसिकली जीनोटाइप है। अब यहाँ जो जीनोटाइप है देखिए उसकी वजह से अंतर आया। कैसे, जरा देखिए फीमेल के अंदर कितने तरह के जीनोटाइप है, 3 प्रकार के, समयुग्मी, प्रभावी, विषम युग्मी और समयुग्मी अप्रभावी। यहाँ 3 प्रकार के जीनोटाइप है। 3 में से भी अगर आप देखें तो 2 जो हैं ये तो हैं लाल के, और एक जो है वो व्हाइट सफेद का है। 3 जीनोटाइप में से 2 जीनोटाइप रेड बना रहे और 1 जीनोटाइप व्हाइट बना रहा है। अर्थात फीमेल में अगर मैं बात करूं तो रेड के लाने के लिए कितने जीनोटाइप है, 3 में से 2 जीनोटाइप है, यानी कि रेड की प्रायिकता बनती है 2/3। ठीक बात। और इधर XW व्हाइट का तो क्या है, 3 में से 1 ही संभावना है, 1/3। लेकिन अगर आप नर में देखो तो यहाँ एक विशेष प्रकार का जीनोटाइप बना अर्धयुग्मी। ये पहली बार मॉर्गन ने यही बताया। और यहाँ उन्होंने देखा कि एक प्रभावी एलील होने पर ये प्रभावी लाल हो जाता है, एक अप्रभावी होने पर अप्रभावी सफेद हो जाता है। और यहाँ आप देखिए अप्रभावी तभी आता है जब समयुग्मी अवस्था होती है, 2 अप्रभावी एलील होते तब आता है। यहाँ ऐसा नहीं है, एक अप्रभावी एलील से अप्रभावी, एक प्रभावी से प्रभावी। मतलब यहाँ पर लाल और सफेद के आने की संभावना बराबर हो गई, 1/2 1/2। अब नर और मादा में लाल और सफेद रंगों के आने की जब प्रायिकता ही अलग अलग है, तो फिर जब नर मादा बदलेंगे हम रेसिप्रोकल क्रॉस में, तो परिणाम तो बदलेगा। रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम बदलने का कारण है नर और मादा के अलग अलग जीनोटाइप।
और वहां उनके लक्षणों के आने की प्रायिकता का अलग अलग होना। यहाँ पर देखिए प्रभावी एलील की प्रायिकता 2/3 है, ठीक है, और यहाँ प्रभावी एलील की प्रायिकता रह गई 1/2, कम हुई या बढ़ गई? 2/3 से 1/2 हो गई, कम हो गई। 2/3 तो 66% हो गया, 1/2 50%। थोड़ी यहाँ प्रभाव नर में आकर प्रभावी की प्रायिकता थोड़ी कम हो गई। प्रभावी तो चलो फिर भी अच्छा लक्षण होता है। अप्रभावी की प्रायिकता देखें, मादा में अप्रभावी की प्रायिकता कितनी है? 1/3 33%, और नर में कितनी है? 1/2 50%। तो यानी कि अप्रभावी लक्षण के आने की संभावना किस में बढ़ गई? नर में। नर में अप्रभावी लक्षण जो कि नॉर्मली हानिकारक है, रोग कारक लक्षण है, उनके आने की संभावना बढ़ गई, 50% करीब होगी। यहाँ आसानी से अप्रभावी लक्षण आ जाएगा। नर मादा में आने में मुश्किल है, मादा में दोनों एक्स पर अप्रभावी एलील आएंगे तब आएगा। नर में तो एक ही एक्स है और उस पर अगर एक अप्रभावी भी आ गया तो अप्रभावी लक्षण आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रभावी अप्रभावी लक्षणों के आने की प्रायिकताएं अलग अलग हैं, और इसीलिए जब हम नर मादा उलट करके व्युत्क्रम क्रॉस करेंगे तो परिणाम समान नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ अप्रभावी जो कि आमतौर पर हानिकारक लक्षण हैं, तो हानिकारक अप्रभावी लक्षणों के आने की संभावना ज्यादा किसमें है? नर में, मादा की तुलना में। और एक कथन आता है, कई बार इस पर क्वेश्चन बनता है कि एक्स संलग्न अप्रभावी रोग, एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण या रोग मादा की तुलना में नर में अधिक क्यों आते हैं? तो अब हमारे पास जवाब होना चाहिए कि नर में इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि नर में अर्धयुग्मी अवस्था है, वहां एक अलील होने पर ही लक्षण आ जाता है। तो वहां एक अलील होने पर प्रभावी और एक ही अलील होने पर अप्रभावी भी आ जाता है उतनी आसानी से। जबकि मादा में अप्रभावी लक्षण तभी आएंगे जब दोनों एक्स पर दो अप्रभावी अलील यानी कि समयुग्मी अवस्था हो, और विषम युग्मी अवस्था के कारण ही नर में मादा की तुलना में एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण या रोग अधिक आते हैं। ये एक मुख्य निष्कर्ष था जो मॉर्गन ने अपने इन कार्यों से दिया। ठीक है, तो मॉर्गन के ये जो 3 क्रॉस थे, पहले तो आपको ये ध्यान रखने कि उन्होंने कौन से लक्षण पर अध्ययन किया, कौन कौन से क्रॉस किए, किस किस में परिणाम क्या क्या आया, और कौन से क्रॉस का परिणाम मॉर्गन को मेंडल से भिन्न मिला। तो वो था थर्ड वाला रेसिप्रोकल क्रॉस, कि उनको रेसिप्रोकल क्रॉस भिन्न मिला। फिर जब इन्होंने इसका कारण ढूंढा तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मुझे इस जीन के इस लक्षण के जीन को एक्स पर मानना पड़ेगा, तभी मैं इन तीनों क्रॉस को समझा पाऊंगा। फिर उन्होंने, उनके लिए भी ये नई बात थी कि आंखों का रंग एक सामान्य कायिक लक्षण है, लिंग निर्धारण का कोई काम नहीं, फिर भी इसका जीन हमें लिंग गुणसूत्र पर लेना पड़ रहा है। जब इसके जीन को लिंग गुणसूत्रों पर लिया गया तो फिर जीनोटाइप बनाए। तो मादा में तो फिर भी जीनोटाइप ऑटोसोम की तरह ही बने हैं 3 प्रकार, लेकिन नर में अर्धयुग्मी अवस्था आ गई और केवल 2 ही प्रकार के जीनोटाइप बने। फिर इन जीनोटाइप को रख करके जब तीनों का क्रॉस किया गया तो जो रेशो मॉर्गन को मिले थे वो वाकई में हम जीनोटाइप से ला करके भी दिखा सकते हैं। और इसी से ये नतीजा निकला कि रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम भिन्न आने का कारण है अर्धयुग्मी अवस्था, और इसी अर्धयुग्मी अवस्था की वजह से अप्रभावी लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं वो अप्रभावी लक्षण नर में ज्यादा आएंगे, मादा में कम आएंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है, हम इस चीज को ध्यान रखें, अर्धयुग्मी अवस्था हेमिजाइगस कंडीशन के कारण एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण या रोग मादा की तुलना में नर में अधिक आसानी से प्रदर्शित होंगे। तो ये नर में ज्यादा इजीली आएंगे, उसका कारण है नर में मिलने वाली अर्धयुग्मी अवस्था। समझ में आई बात? ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और विशेष बात जो इनके क्रॉस से मॉर्गन को मिली वो क्या थी। जब हम इन तीनों क्रॉस को देखते हैं तो मॉर्गन को एक विशेष प्रकार की वंशानुगति भी दिखाई। यहाँ 2 खास बातें मिली है मॉर्गन को। एक तो नए प्रकार का जीनोटाइप मिल गया जो भी हमने बताया अर्धयुग्मी, और उसका नतीजा ये रहा कि नर में लक्षण अप्रभावी लक्षण आसानी से आ रहा है। अब उन्होंने जब इन तीनों क्रॉस को गौर से देखा तो उनको एक चीज और मिली। ठीक है, एक चीज उनको और मिली कि यहाँ वंशानुगति में भी नई बात है जो ऑटोसोम में नहीं दिखती है। देखिए ऑटोसोम क्या है, नर में और मादा में समान होते हैं। तो इसीलिए एक ऑटोसोम, जैसे एक जोड़ी गुणसूत्र है ऑटोसोम का, तो वो जब बढ़ता है तो एक नर युग्मक में चला गया, एक मादा युग्मक में चला गया, जो भी है इनका बंटवारा बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिंग गुणसूत्रों का संततियों में जाना एक विशेष तरीके से जाएगा, और पेरेंट अपने लिंग गुणसूत्रों को संततियों में एक विशेष क्रम से ही भेजते हैं, उसमें भी नर पेरेंट,
मादा पेरेंट में देखिए दोनों लिंग गुणसूत्र समान है एक्स एक्स, तो मादा पेरेंट से कोई नई बात नहीं, जैसे ऑटोसोम में होता वैसा ही होता है। एक्स एक्स है तो मादा अपने एक्स गुणसूत्र को अपने पुत्र में और अपनी पुत्री में समान रूप से भेजेगी। कोई सा भी उसका एक्स पुत्र में जा सकता है और कोई सा भी एक्स पुत्री में जा सकता है, जैसे ऑटोसोम है बिल्कुल वैसा ही। तो मादा से एक्स गुणसूत्रों का बंटवारा तो ऑटोसोम की तरह बराबर होता है, कोई सा भी किसी में जा सकता है। लेकिन नर से, नर पेरेंट से, पिता से लिंग गुणसूत्र जो संततियों में जाते हैं वो बिल्कुल फिक्स तरीके से जाएंगे। और आप तीनों क्रॉस में देख सकते हैं कि नर पैतृक अर्थात पिता अपने एक्स गुणसूत्र हमेशा पुत्रियों को देता है। पिता का एक्स गुणसूत्र हमेशा पुत्रियों में ही आएगा और पिता का वाई गुणसूत्र हमेशा पुत्र में जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स है और इतनी स्पष्ट वंशानुगति है कि हमारे बहुत काम आती है अध्ययनों में। देखिए चाहे यहाँ देख लो एक्स डब्ल्यू, ये जो है ये पुत्री में ही आया और इसका वाई गुणसूत्र पुत्रों में जाएगा। कहीं भी देख लीजिए किसी भी क्रॉस में इसका ये एक्स डब्ल्यू जो है ये जहां भी जा रहा है ये पुत्रियों में ही जा रहा है। यहाँ भी देख लीजिए ये एक्स डब्ल्यू पिता का जो एक्स प्लस है, ये एक्स प्लस यहाँ पुत्रियों में ही आया। पिता अपने एक्स गुणसूत्र हमेशा अगली पीढ़ी में पुत्री को देते हैं, पुत्री में ही जाएगा और उनका वाई गुणसूत्र हमेशा पुत्र में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए पुत्र में फिर एक्स कहाँ से आया? पुत्र में तो एक्स वाई होता है, वाई पिता से आ गया तो एक्स कहाँ से आएगा? पुत्र को एक्स गुणसूत्र कहाँ से मिलेगा? माता से मिलेगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि एक्स गुणसूत्र के मामले में हमें एक विपरीत लिंग वाली वंशानुगति मिली और ये नए प्रकार की वंशानुगति की खोज मॉर्गन ने करी, उसे नाम दिया गया क्रिस क्रॉस वंशानुगति। मॉर्गन ने देखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों का जो स्थानांतरण है वो विपरीत लिंग में जाता है। पिता से पुत्री में एक्स गुणसूत्र विपरीत चल रहा है, माता से पुत्र में, पिता से पुत्री में। इस तरह से विपरीत लिंग में स्थानांतरित होना इसको क्रिस क्रॉस कहा गया। ठीक है, और केवल यह क्रिस क्रॉस ही नहीं है, क्रिस क्रॉस के साथ साथ समान लिंग की भी वंशानुगति है। वाई गुणसूत्र, वाई उन्होंने देखा कि हमेशा नर से नर, पिता से पुत्र ही आ रहा है, वो कभी माता या मादा में जाता ही नहीं। वाई गुणसूत्र आप देख लो कभी भी मादा में नहीं मिलेगा, तो वाई हमेशा नर से नर ही चल रहा है। इवन एक एक्स गुणसूत्र माता से पुत्री में भी तो आ रहा है, ये देखो ये एक्स इधर भी आया। ठीक है, मतलब एक्स और वाई रेखीय क्रम में भी चल रहे हैं। एक्स जो है माता से पुत्री, फिर पुत्री से उसकी पुत्री, यूं भी जा रहा है। वाई गुणसूत्र पिता से पुत्र और पुत्र से पुत्र। एक तो ये स्ट्रेट लाइन रेखी, इसको कहेंगे नॉन क्रिस क्रॉस या रेखीय वंशानुगति, और एक विपरीत लिंग में जा रहा वो केवल एक्स कि पिता का गया पुत्री में, माता से गया पुत्र में। विपरीत लिंग में जाने को क्रिस क्रॉस कहा गया। मॉर्गन ने देखा कि यहाँ अगर लिंग गुणसूत्रों पर जीन है तो हमें ये विशेष वंशानुगति मिलेगी, और उन्होंने यहाँ दो प्रकार की वंशानुगति बताई, क्रिस क्रॉस, नॉन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस जो है विपरीत लिंग वाली, नॉन क्रिस क्रॉस समान लिंग वाली वंशानुगति। और उनका कहना था कि इस वंशानुगति की वजह से हम कुछ परिणाम बिना देखे पहले से ही क्लियर बता सकते हैं। जैसे देखिए पिता का एक्स गुणसूत्र हमेशा पुत्री में जाता है। अब ये बातें ध्यान से सुनना, आगे मानव आनुवंशिकी तक काम आएगी। अब मान लीजिए पिता में कोई एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण है, पिता में एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण है। ठीक है, अब पिता तो एक्स वाई है और उसमें कोई प्रभावी लक्षण है तो उसके एक्स गुणसूत्र पर प्रभाव ये ले। ठीक है, अब अगर किसी परिवार में पिता में एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण है तो आप क्या चीज बिना कुछ और देखे कंफर्म बता सकते हो? बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि अगर पिता में एक संलग्न प्रभावी लक्षण है तो बिना देखे आप कह सकते हैं कि उनकी सारी पुत्रियां, उस परिवार की सारी पुत्रियों में भी वो एक संलग्न प्रभावी लक्षण होगा ही होगा, 100%, बिना देखे कह सकते। जैसे यहाँ भी देखा, यहाँ देखो पिता में एक संलग्न प्रभावी लक्षण, लाल आंखें होना प्रभावी लक्षण है और इसका जीन एक्स पर है। देखो एक्स प्लस वाई, ये एक्स संलग्न प्रभावी हो गया। अब ये एक्स हमेशा पुत्रियों में जाएगा। अच्छा, क्योंकि प्रभावी लक्षण है तो पुत्री में एक एक्स पिता से आया, एक माता से भी आएगा, और पिता से जो एक्स आ रहा उस पर प्रभावी लक्षण का लील है। अब माता से चाहे कुछ भी आए, प्रभावी आए चाहे अप्रभावी आए, लक्षण तो प्रभावी आएगा, क्योंकि प्रभावी अलील तो एक अलील होगा तब भी बनेगा। तो देखो पिता का एक्स यहाँ आया, ठीक है, माता से जो एक्स आया वो अप्रभावी लेके आया, तब भी वो रेड ही बनी ना। पिता रेड, पुत्रियां भी रेड। पिता से पुत्री में जो ये एक्स जाता है, इसी वजह से अगर पिता में कोई प्रभावी लक्षण है
एक्स संलग्न तो पुत्रियों में हमेशा आएगा, लेकिन अप्रभावी के लिए नहीं। ध्यान रखना, अगर ये अप्रभावी आता तो फिर तो अप्रभावी लाने के लिए तो माता वाले एक्स में भी अप्रभावी चाहिए, क्योंकि अप्रभावी लक्षण पुत्री में कब आएगा? जब संयुग्मी अवस्था होगी। इसलिए ये बात हमसे प्रभावी के लिए करें कि एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण अगर पिता में है तो पुत्रियों में सब में जरूर आएगा, ये क्रिस क्रॉस की वजह से। एक और देखिए, माता से पुत्र, माता का एक्स हमेशा कहा जा रहा है पुत्र में, माता के पास कितने एक्स? 2, पुत्र को तो एक ही चाहिए, एक ही जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर भी अगर माता में कोई एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण या रोग है, किसी परिवार की माता में एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण है, तो बिना देखे आप कह सकते हैं कि उस परिवार के सारे पुत्रों में भी वही लक्षण, वही रोग जरूर होगा, 100%। देखिए ये वाई अप्रभावी लक्षण सफेद माता में है, XW XW। अब माता के इन दोनों एक्स में से कोई सा भी एक्स जाएगा पुत्र में, पुत्र में तो एक ही एक्स जाएगा, और पुत्र में उस एक एक्स पर भी अगर अप्रभावी अलील आ गया तो पुत्र में तो अप्रभावी लक्षण एक अलील से ही आ जाएगा अर्धयुग्मी। तो देखिए ये XW सीधा पुत्र में आया तो पुत्र भी वाइट हो गया, पुत्री में भी गया लेकिन पुत्री में वाइट नहीं होगा, क्योंकि पिता से एक्स कौन सा आ रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो एक्स संलग्न अप्रभावी रोग यदि माता में है, माता में रोग होगा ही तभी जब माता संयुग्मी होगी, अप्रभावी है। यदि माता में है तो उनके सारे पुत्र में भी वो रोग आएगा, लेकिन ये बात सिर्फ अप्रभावी के लिए, एक्स संलग्न अप्रभावी, ठीक है, प्रभावी के लिए नहीं, क्योंकि प्रभावी तो विषमयुग्मी भी हो सकता है और समयुग्मी भी हो सकता है, आप करके देख लीजिए। मैंने यहाँ 2 बातें बताई सिर्फ आपको क्रिस क्रॉस की उपयोगिता समझाने के लिए। मैंने कहा एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण यदि पिता में है तो सारी पुत्रियों में निश्चित रूप से होगा, बट ये बात सिर्फ प्रभावी के लिए, अप्रभावी के लिए नहीं। फिर मैंने दूसरी बात कही कि एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण यदि माता में है तो सारे पुत्रों में भी होगा, ठीक है, ये बात प्रभावी के लिए नहीं है। तो ऐसी ये है क्रिस क्रॉस वंशानुगति के निष्कर्ष, और भी मिलेंगे अभी, और ये तो शुरुआत है, अभी तो मानव अनुवांशिकी तक इन चीजों को हमें इस्तेमाल करना। तो पहली बार जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन ले कि मॉर्गन को यहाँ एक नए प्रकार का जीनोटाइप तो मिला ही मिला जिसे हम अर्धयुग्मी कहते हैं, मॉर्गन को यहाँ उसके अलावा एक नए प्रकार की वंशानुगति भी मिली जिसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस वंशानुगति। ठीक है, तो अब हम, ये तो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, उसके आधार पर मॉर्गन ने ये सारी बातें बताई। अब आते हैं हम जो मॉर्गन ने नई प्रकार की जो वंशानुगति दी उसको लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ इनहेरिटेंस 2 प्रकार के बताए उन्होंने, जिसमें से पहला प्रकार है क्रिस क्रॉस वंशानुगति और दूसरा नॉन क्रिस क्रॉस वंशानुगति। ठीक है, लिंग संलग्नता में बाकी और चीजों से यही एक भिन्नता है जो हमें पढ़नी है, बाकी चीजें तो वैसी ही हैं। अब क्रिस क्रॉस वंशानुगति क्या है? पहली बात तो ध्यान रखना, केवल एक्स संलग्न जीन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये वंशानुगति एक्स संलग्न जीन ही प्रदर्शित करेंगे, वाई वाले नहीं करेंगे। वाई तो माता में तो आता ही नहीं, मादा में किसी में नहीं जाएगा, वो तो नर ही नर में रहता है। तो केवल एक्स गुणसूत्र है जो विपरीत लिंग में भी जा सकता है। ठीक है, इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है कि लक्षण पैतृकों से, पेरेंट्स से विपरीत लिंग वाली संतति में स्थानांतरित होते हैं। जब कोई लक्षण पेरेंट्स से विपरीत लिंग वाली संतति में जाए तो ये क्रिस क्रॉस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने देखो यहाँ बना रखे हैं, 3 पीढ़ियां हैं, माता पिता फिर इनके पुत्र पुत्री, 3 पीढ़ी, और विपरीत लिंग में जाते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या कहा कि पुत्र को एक्स गुणसूत्र हमेशा किससे मिलता है? माता से, और फिर पुत्र का ये एक्स उसकी पुत्री में जा सकता है। तो देखो ये मादा से नर में गया, नर से मादा में आया, क्लियर? ये कहलाता विपरीत लिंग, नर से मादा, मादा से नर। ठीक इसी तरह से अगर मैं एक और बात करता हूं तो यहाँ देखिए, पिता का एक्स गुणसूत्र हमेशा पुत्री को जाएगा और पुत्री से ये एक्स पुत्र में जा सकता है। ठीक है, पिता का एक्स पुत्री में गया, अच्छा पुत्री से ये एक्स पुत्र में भी जा सकता है, पुत्री में भी जा सकता है, ये तो दोनों तरफ जा सकता है। हम अभी ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो नर से ये मादा में आया और मादा से ये नर में गया। तो ये जो है ये जिग्स है, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस। विपरीत लिंग में जा रहा है, एक्स को आप जाते हुए देख सकते हैं। एक्स समान लिंग में भी जाता है, वो अपन बाद में बात करें। तो विपरीत लिंग, क्योंकि यहाँ 2 लाइन दिख रही है आपको, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, तो ये 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार का है,
डायगाइनिक या डायजीनिक कहते हैं एक, और एक डायएंड्रिक कहते हैं। अंग्रेजी के इन शब्द का मतलब ध्यान रखना। DIA, इन नाम के आगे देखो DIA डाय लगा है, तो DIA का मतलब अंग्रेजी में ये उपसर्ग है। डाया का मतलब होता है वाया, गायनी का मतलब होता है फीमेल, ये तो आप जानते होंगे। एंड्री का मतलब होता है मेल, तो डायगाइनिक मतलब वाया फीमेल, डायएंड्रिक वाया मेल। तो डायगाइनिक किसको कहेंगे? देखो डायगाइनिक कैसे हुआ? वाया फीमेल का मतलब है लक्षण मेल से फीमेल में और फीमेल से वापस मेल में गया, ये जो जाने का क्रम है ये डायगाइनिक कहलाएगा। देखो अब ये क्या हुआ? डायगाइनिक हुआ नहीं हुआ? नर से नर तक पहुंचा, लेकिन किसके माध्यम से पहुंचा? वाया फीमेल, तो ये डायगाइनिक। डायएंड्रिक कैसे होगा? लक्षण मादा से नर में और नर से पुनः मादा में। ये जो देखिए, अब देखिए फीमेल से फीमेल पहुंचा, लेकिन किसके माध्यम से पहुंचा? वाया मेल, तो डायगाइनिक मतलब वाया फीमेल, डायएंड्रिक वाया मेल। इनके क्रम ध्यान रखना है। मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, ये डायगाइनिक है। फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, ये डायएंड्रिक होगा। किसके थ्रू जा रहा है? उससे। डाया का मतलब है वाया। अब देखिए मेल से फीमेल, फीमेल से ये मेल में गया, तो ये मेल से मेल पहुंचा, लेकिन किसके माध्यम से पहुंचा? फीमेल के माध्यम से। तो ये जो ग्रीन लाइन हुई इसको क्या कह सकते हैं अपन? ये हो जाएगी डायगाइनिक। ये क्या हो गया? डायगाइनिक। नॉन क्रिस्क्रॉस कुल मिला के दो प्रकार का हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली लाइन देखो, फीमेल से मेल और मेल से फीमेल, मतलब फीमेल से फीमेल पहुंचा मेल के माध्यम से, तो ये हो जाएगा डायएंड्रिक। तो क्रिस क्रॉस वंशानुगति दो प्रकार की हो गई, डायगाइनिक, डायएंड्रिक। डायगाइनिक का एक और नाम है डायजीनिक भी कहते हैं। ठीक है, ये वाया फीमेल जा रहा है मेल में और वाया मेल जा रहा है फीमेल में, तो डायएंड्रिक हो जाएगा। तो क्रिस क्रॉस वंशानुगति पहली बात केवल एक्स गुणसूत्र दर्शाएंगे। ठीक है, दो प्रकार के जा सकते हैं, दो प्रकार का रास्ता है जाने का, डायएंड्रिक या डायगाइनिक। ठीक है, तो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इस तरह की क्रिस क्रॉस वंशानुगति दर्शाएंगे, दो प्रकार की। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखें तो नॉन क्रिस क्रॉस वंशानुगति। नॉन क्रिस क्रॉस में क्या है? ये एक्स संलग्न और वाई संलग्न दोनों द्वारा प्रदर्शित होती है। जो जीन एक्स पर हैं या जो जीन वाई पर हैं, दोनों ही दर्शा सकते हैं नॉन क्रिस क्रॉस। ये रेखीय वंशानुगति है, विपरीत लिंग वाली नहीं है। इसमें लक्षण पैतृकों से समान लिंग वाली संतति में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, यानी कि नर से नर ही में जाए, मादा से मादा में जाए। विपरीत लिंग वाले तो हो गए क्रिस क्रॉस, समान लिंग वाले नॉन क्रिस क्रॉस, और ये भी साथ साथ ही चलती है। ठीक है, ये भी दो प्रकार है। अब जैसे मैंने यहाँ देखो 3 पीढ़ियां बना रखी वापस वैसे ही। अब आप देखिए, पिता का वाय गुणसूत्र पिता से पुत्र में जाएगा ही जाएगा, इधर तो आएगा ही नहीं पुत्री में, तो और फिर इसके भी इससे पुत्र में, तो ये बिल्कुल रेखीय क्रम में चल रहा है। ठीक है, और इसी तरह से माता का एक्स गुणसूत्र पुत्री में और पुत्री से आगे पुत्री में यूं भी जाएगा। ये है रेखीय वंशानुगति, समान लिंग, फीमेल से फीमेल, फीमेल से फीमेल, मेल से मेल, मेल से मेल, इस तरह से। और इसीलिए ये भी दो प्रकार के, होलोगाइनिक, होलेंड्रिक। वहां क्या था? डायगाइनिक, डायएंड्रिक। अब है होलोगाइनिक, होलेंड्रिक। होलो का मतलब क्या है? होलो का मतलब था पूर्ण, डाय का मतलब तो था वाया, होलो का मतलब था पूर्ण। होलोगाइनिक मतलब पूर्ण रूप से फीमेल के थ्रू चलना। तो अब होलोगाइनिक मतलब केवल मादा से मादा। तो ये होलोगाइनिक कैसे रहेगा? देखिए, ये फीमेल से फीमेल ही जाए, मादा से मादा, होलोगाइनिक। ठीक है, तो ये देखिए ये होलोगाइनिक है। ये वाली जो वंशानुगति है इसको आप लिख सकते हो होलोगाइनिक, होलोगाइनिक वंशानुगति। और ये कौन दर्शाएगा? ये केवल एक्स क्रोमोसोम द्वारा दर्शाई जाएगी। ये केवल एक्स गुणसूत्र दर्शाएगा। ठीक है, होलोगाइनिक, वाई नहीं। ठीक है, ये केवल एक्स क्रोमोसोम दर्शाएगा। इसी तरह से वाई की जो वंशानुगति वो नर से नर, होलेंड्रिक। एंड्री मतलब मेल, पूर्ण रूप से नर से जाए, मतलब यहाँ जो स्थानांतरण है वो नर से नर का स्थानांतरण होगा। और ये जो है ये केवल वाई क्रोमोसोम दर्शाएगा।
वाई क्रोमोसोम द्वारा ये दर्शाया जाएगा। ये देखिए नर से नर स्थानांतरण, इसको आप लिख सकते हो होलोगैंड्रिक, ये होलोगाइनिक, ये होलैंड्रिक। समान लिंग के वंशानुगत, समान लिंग में स्थानांतरण, एक्स है तो वो नर मादा से मादा में जा रहा है, वाई है वो नर से नर में जा रहा है, ये कहलाता है नॉन क्रिस क्रॉस रेखीय वंशानुगत। ये दो प्रकार की होलोगाइनिक, होलैंड्रिक। होलोगाइनिक कौन दर्शाएगा? होलोगाइनिक सिर्फ एक्स गुणसूत्र, होलैंड्रिक कौन दर्शाएगा? सिर्फ वाई गुणसूत्र। अब आप देखिए एक्स गुणसूत्र में कुल मिलाकर हमारे पास में क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस मिलाकर 4 प्रकार की वंशानुगति हो गई। डायगाइनिक डायएंड्रिक, होलोगाइनिक होलैंड्रिक। इन 4 में से आप देखिए 3 वंशानुगति तो एक्स से दर्शाता है, पूरा क्रिस क्रॉस डायगाइनिक डायएंड्रिक पूरा एक्स गुणसूत्र ही दर्शा रहा है, और नॉन क्रिस क्रॉस में भी होलोगाइनिक एक्स से ही दर्शा रहा है। आप देखिए इन 4 में से वाई गुणसूत्र की तो एक ही वंशानुगति और वो ये है होलैंड्रिक वंशानुगति। मतलब वंशानुगति से अगर हम पहचानना चाहें तो एक्स गुणसूत्र का पहचानना मुश्किल होगा। एक्स गुणसूत्र क्रिस क्रॉस भी दर्शाता है, नॉन क्रिस क्रॉस भी दर्शाता है, तो एक्स गुणसूत्र की वंशानुगति पहचानने में दिक्कत आती है। लेकिन वाई की वंशानुगति बड़ी स्पष्ट है। वाई गुणसूत्र केवल एक ही वंशानुगति से दर्शाता है, वो है होलैंड्रिक, अर्थात केवल नर से नर जाना। अगर कोई लक्षण किसी जीव में आपको केवल नर से नर ही जाता हुआ दिख रहा है, कभी मादा में आता ही नहीं है, तो समझ जाइए कि ये इस लक्षण का जीन कहाँ है? वाई पर। वाई की वंशानुगति पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि इसके लक्षण कभी मादा में नहीं आएंगे, नर में ही आएगा, वाई तो जाता ही नहीं मादा में, बहुत आराम से। लेकिन हालांकि वाई पर हमें ज्यादा जीन मिले नहीं, लेकिन पहचान में आराम से आ जाते हैं, होलैंड्रिक वंशानुगति। ठीक है, वाई गुणसूत्र का ही दूसरा नाम है होलैंड्रिक गुणसूत्र। वाई के जीन को बोलते हैं होलैंड्रिक जीन, वाई की वंशानुगति को बोलते हैं होलैंड्रिक वंशानुगति। होलैंड्रिक का मतलब होता है जो नर से नर चले। ठीक है, तो वाई की तो एक ही वंशानुगति, बाकी सब एक्स की। क्रिस क्रॉस में और डायगाइनिक डायएंड्रिक पूरा एक्स दर्शाता है, और नॉन क्रिस क्रॉस में होलोगाइनिक। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से लिंग गुणसूत्रों पर जो जीन है और उनकी जो लिंग संलग्नता है, उनमें मॉर्गन को 2 नई बातें मिली हैं। एक तो अर्धयुग्मी प्रकार की वंशानुगति नर में, और इसीलिए नर में लक्षणों का आने का तरीका मादा से अलग होता है। दूसरी बात है क्रिस क्रॉस प्रकार की वंशानुगति, क्रिस क्रॉस नॉन क्रिस क्रॉस, हालांकि दोनों साथ साथ ही चलती है। एक पीढ़ी में क्रिस क्रॉस हो गया, अगली में नॉन क्रिस क्रॉस भी हो सकता है, साथ साथ ही चलती है। ठीक है, और ये विपरीत लिंग और समान लिंग की ये वंशानुगति ये अपने आप में बड़ी नई है, ये ऑटोसोम में इस तरह की स्पष्टता नहीं मिलती। ठीक है, तो ये आपको लिंग गुण संलग्नता के बारे में चीजें ध्यान रखनी है। अब हमें लिंग संलग्नता के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं मानव पर आधारित, तो कुछ उदाहरण और इनको हम लिंग संलग्नता के प्रकार के साथ लेंगे। हमारा जो अगला भाग रहता है कि लिंग संलग्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। एक्चुअली क्या है, देखिए अब एक्स और वाई की अगर हम तुलना करते हैं तो हमें लिंग संलग्नता के 3 प्रकार मिल जाते हैं। एक्स संलग्नता ये 3 प्रकार की होती हैं, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज और एक्स वाई लिंकेज। एक्चुअली क्या, देखो एक्स और वाई की तुलना मैंने आपको बहुत पहले जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तब भी बताई थी। मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए ये एक्स गुणसूत्र है, ये एक्स, और दूसरा जो है इसी तरह से ये मान लीजिए वाई गुणसूत्र। पहली बात, दोनों समान लंबाई के भी नहीं होते हैं, एक्स और वाई जो है अलग अलग रहते हैं। अब देखिए एक्स और वाई को मैंने आपको ये चीज बता भी रखी है कि एक्स और वाई गुणसूत्र समझात हैं या असमझात हैं। अब कई लोग कह देते हैं असमझात है, गलत। मैं ये चीज बता चुका हूँ कि एक्स और वाई आंशिक रूप से समझात है। ये बताया गया है कि एक्स और वाई में थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है समझात होता है, याद है, और बाकी जो हिस्सा है ये असमझात होता है। तो एक्स में समझात और असमझात दोनों हिस्से होते हैं, और इसीलिए एक्स और वाई को आंशिक रूप से समझात बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखिए इसी वजह से हमें 3 प्रकार मिलेंगे। अब देखो यहाँ लिंग गुणसूत्र की तुलनात्मक रूप से बात करें तो एक्स और वाई की तुलनात्मक बात करें तो हमें यहाँ 3 स्थल मिलेंगे, 3 प्रकार की लिंग संलग्नता। देखिए जो एक्स का असमझात हिस्सा है, इस पर जिस लक्षण के जीन है, क्या ये वाई पर होंगे? नहीं होंगे। असमझात, समझात का क्या मतलब है? जिन पर समान लक्षणों के जीन हो। तो जो ये समझात हिस्सा है उसमें तो एक्स पर और वाई पर समान लक्षणों के जीन रहेंगे, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, लेकिन असमझात में अलग अलग लक्षणों के जीन है, समान लक्षणों के जीन नहीं होते। तो एक्स के असमझात हिस्से में जिस लक्षण के जीन है वो वाई पर नहीं होंगे,
वाई के असमजात हिस्से में जिस लक्षण के जीन है वो एक्स पर नहीं है, क्योंकि यह असमजात है। असमजात में समान लक्षणों के जीन नहीं होते, और समजात हिस्से में बिल्कुल दोनों पर समान लक्षणों के जीन होंगे। समजात की परिभाषा ये जिन पर समान लक्षणों के जीन हो। अब देखिए, जो एक्स के असमजात हिस्से पर वो केवल एक्स पर है, वो वाई पर नहीं है, तो उसको कहेंगे एक्स संलग्नता। ऐसे जो वाई के असमजात हिस्से पर है वो एक्स पर नहीं है, वो सिर्फ वाई पर है, उसको बोलेंगे वाई संलग्नता। और जो एक्स और वाई दोनों के समजात हिस्से पर अर्थात दोनों पर है, उसे कहेंगे एक्स वाई लिंकेज। इसीलिए लिंग गुणसूत्रों के आधार पर और उनकी समजात असमजात स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की लिंग संलग्नता हो गई। एक्स संलग्नता, वाई संलग्नता, एक्स वाई संलग्नता। केवल एक्स पर मिलने वाले जीन, केवल वाई पर मिलने वाले जीन, और एक्स और वाई दोनों पर मिलने वाले जीन। ठीक है, तो ये तीनों स्थिति ध्यान रखनी है, और हमें मानव के आधार पर इसके उदाहरण देने हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम कि निम्न में से कौन सा एक संलग्न रोग है, एक संलग्न लक्षण है, डायरेक्ट आता है, तो थोड़े से एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। अच्छा, उदाहरणों में हमने ज्यादातर रोग चयन किया, क्योंकि रोग ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हानिकारक होते हैं, तो अध्ययन भी ज्यादा होते हैं। पहले बात करते हैं एक्स लिंकेज। तो एक्स लिंकेज की परिभाषा क्या होगी? उन जीन की संलग्नता जो एक्स गुणसूत्र के असमजात हिस्से पर पाए जाए, एक्स के असमजात हिस्से पर पाए जाए, अर्थात सिर्फ एक्स पर होंगे, वाई पर नहीं होंगे, उनकी संलग्नता को एक्स संलग्नता कहेंगे। ठीक है, एक्स और वाई गुणसूत्र का थोड़ा मानव के संदर्भ में भी कुछ चीजें समझ लीजिए। मानव में एक्स और वाई गुणसूत्र ऐसे कोई देखने में अलग नहीं दिखते, जैसे ऑटोसोम में बाकी गुणसूत्र वैसे दिखते हैं। एक्स गुणसूत्र काफी बड़ा है मानव में, और वाई तुलनात्मक रूप से काफी छोटा है। ठीक है, और एक्स और वाई की उपयोगिता भी मानव में अलग अलग है। एक्स गुणसूत्र मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है। मानव के संदर्भ में एक्स गुणसूत्र केवल मादा निर्धारण का गुणसूत्र नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। एक्स गुणसूत्र मानव के लिए केवल मादा बनाने का गुणसूत्र नहीं है, बल्कि इस एक्स गुणसूत्र पर कई और महत्वपूर्ण उपयोगी लक्षणों के जीन भी हैं, जिनका नर मादा बनाने में कोई रोल नहीं है। ये बात आपको अब तक स्पष्ट हो जानी चाहिए कि लिंग गुणसूत्रों पर कई दूसरे लक्षणों के भी जीन होंगे, उन पर केवल लिंग निर्धारण का ही काम होता हो ऐसा नहीं है। आंखों के रंग का जीन देखो मिला ना ड्रोसोफिला में भी, तो एक्स पर। मानव में भी कई उपयोगी लक्षण के जीन एक्स पर हैं, बल्कि उनमें से कई तो ऐसे लक्षण हैं जो हमारी जीवन क्षमता, जीवित रहने के लिए जरूरी है। और इसीलिए बिना एक्स गुणसूत्र के आज तक किसी मानव का जन्म नहीं हुआ। कम से कम एक एक्स तो चाहिए ही चाहिए। जीवन क्षमता, वायबिलिटी से संबंधित जीन है उस पर। ठीक है, बहुत और भी इंपॉर्टेंट जीन है, और उनमें देखिए जो जीन जितना उपयोगी है, जितना जरूरी है, उसमें अगर म्यूटेशन होकर के उसका अप्रभावी एलील बन जाए तो उससे रोग भी बड़ा खतरनाक हो। भाई जो जीन जो काम कर रहा है और वो काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, मान लो वो जीन ही बेकार हो गया तो वो काम नहीं हो पाएगा, और उस काम की अनुपस्थिति में शरीर में बहुत दिक्कतें रहेगी, वही रोग कहलाएगा। हमें एक्स पर उपस्थित जीन में उनके अप्रभावी एलील से बहुत सारे रोग भी मिले हैं, और जब भी हमें एक्स संलग्नता का मानव का कोई उदाहरण पूछा जाता है तो हम रोगों के आधार पर ही बात करते हैं, और हमें ज्यादातर रोग एक्स संलग्न अप्रभावी मिले हैं और कुछ रोग एक्स संलग्न प्रभावी भी मिले हैं। अब वैसे तो रोग हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े समय पहले हमने बात की थी ऑटोसोमल प्रभावी, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग। अब हम एक्स संलग्न प्रभावी, एक संलग्न अप्रभावी कह रहे हैं। किसी भी रोग को जो भी नाम दिया जाता है तो उससे क्या पता चला? जैसे मैं कह रहा हूं कोई रोग एक्स संलग्न अप्रभावी है, क्या पता चला? 2 बातें। पहली चीज कि इस रोग का जीन एक्स गुणसूत्र पर है, इसलिए एक्स संलग्न अप्रभावी रोग। दूसरी बात क्या पता चली कि इसका जीन एक्स पर है और ये जीन के अप्रभावी एलील से हो रहा है। एक बात कान खोल के अच्छे से सुन लें, किसी भी जीन के दोनों एलील एक साथ रोग पैदा नहीं करते। रोग कारक एलील एक ही होता है, मतलब एक जीन के 2 एलील तो हैं, कम से कम एक प्रभावी एलील और एक अप्रभावी एलील। अगर अप्रभावी एलील से रोग हो रहा है तो प्रभावी सामान्य स्थिति पैदा करता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रभावी से भी रोग और अप्रभावी से भी रोग, ना, एक एलील सामान्य होगा, वो चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी। ज्यादातर स्थितियों में प्रभावी एलील अच्छे और सामान्य लक्षण बनाता है, अप्रभावी एलील क्योंकि म्यूटेशन से बना है तो वो रोग पैदा करता है। और इसीलिए चाहे ऑटोसोम पर उपस्थित जीन हो चाहे एक्स पर उपस्थित जीन हो, अप्रभावी रोग ज्यादा मिलेंगे। ऑटोसोमल अप्रभावी रोग भी ज्यादा और एक्स संलग्न अप्रभावी भी ज्यादा है। प्रभावी रोग हैं कम है जहां प्रभावी एलील से रोग हो रहा है, और अगर प्रभावी एलील से रोग हो रहा है किसी जीन के तो फिर उसका अप्रभावी एलील
जीव को सामान्य बनाएगा। समझ में आई नहीं बात? दोनों एलील से रोग नहीं होता, किसी एक से होता है। तो जिस एलील से रोग है हम वो दर्शाते हैं। एक्स संलग्न अप्रभावी रोग का मतलब एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के अप्रभावी एलील से होने वाले रोग, और यही ज्यादा मिलेंगे अप्रभावी के। कुछ उदाहरण ध्यान रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, हीमोफीलिया, नाम सुने होंगे ये, G6PD सिंड्रोम, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज सिंड्रोम, DMD, डकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, से पेशीय हास भी कहते हैं। ठीक है। फिर नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, डायबिटीज इंसिपिडस, इस प्रकार के ये जो रोग हैं आपको सीधे सीधे नाम पूछे जाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इन पे तो काफी बार क्वेश्चन एम्स में, AIPM में सब में आए। अच्छा, शुरू के जो 4 रोग हैं, 4-5 रोग, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, G6PD, DMD, नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो हम आगे भी पढ़ेंगे अभी मानव अनुवंश के। तो अभी तो ये नाम ध्यान रख लो, बाकी इनके बारे में डिटेल आगे बताएंगे। और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया तो अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम लिंग संलग्नता के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों के आधार पर ही आते हैं। ठीक है। ये सब अप्रभावी रोग हैं और इनके जीन एक्स पर है मानव के। वर्णांधता, हीमोफीलिया, G6PD सिंड्रोम, DMD, डकेन्स तो साइंटिस्ट का नाम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं इसको, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या पेशीय हास कहते हैं। मांसपेशियां नष्ट हो जाती है इसके अंदर, पेशीय हास। ठीक है, पेशीय हास और नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अब देखिए एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, और उसका पहला ऑप्शन था कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा ऑप्शन था नाइट ब्लाइंडनेस, और आंसर दिया गया कलर ब्लाइंडनेस, जबकि उदाहरण में दोनों लिखे। ये कंफ्यूजन होता कई बार। अब एक चीज ध्यान रखना, नाइट ब्लाइंडनेस को हमने प्राथमिकता नहीं दी। AMU में एक बार क्वेश्चन आया सेम ऐसा ही, उसमें ऑप्शन में एक में था मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पेशीय हास, और एक में था नाइट ब्लाइंडनेस। तब भी हमने पेशीय हास आंसर दिया, नाइट ब्लाइंडनेस को आंसर नहीं दे रहे, जबकि लिखा है। एक्चुअली रतौंधी के साथ समस्या क्या है, रतौंधी 2 प्रकार की। ठीक है, एक होती है विटामिन ए की कमी से। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो ये जो है ये होता है एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित, और एक होता है कॉन्जेनाइटल यानी कि आनुवांशिक। कॉन्जेनाइटल, एक उपार्जित और एक कॉन्जेनाइटल। उपार्जित जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये बचपन में भी हम पढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। और कॉन्जेनाइटल जो है ये आनुवांशिक रोग है। अब क्या होता है, क्वेश्चन में जब लिखते हैं रतौंधी तो ये तो बताया नहीं कि रतौंधी कौन सी रतौंधी, 2 प्रकार की, उपार्जित और आनुवांशिक। या तो साफ साफ लिखा जाए कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस, तब हम उसे आनुवांशिक रोग मानेंगे, एक्वायर्ड नहीं। वैसे जानते तो हम नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं कि नाइट में नहीं दिखता, रात से मतलब नहीं। हमारी आंखों में रोड्स और कॉन्स होते हैं, आप पढ़े भी होंगे आपने, रोड्स और कॉन्स। कॉन्स जो होते हैं वो कलर देखने के लिए होते हैं, और रोड्स जो होते हैं वो कम प्रकाश, डीम लाइट में, कम प्रकाश तीव्रता में देखने में मदद करते हैं। रोडोप्सिन और रोड्स होते हैं। अब इस रतौंधी में क्या होता है कि वो रोड्स डिफेक्टिव होते हैं, और इसीलिए व्यक्ति को कम प्रकाश तीव्रता में, जब लाइट ज्यादा नहीं हो तो ऐसे में देखने में दिक्कत आती है। यहाँ रात का मतलब यह नहीं कि रात को नहीं दिखता, सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग में, सायकालीन संध्या के समय में, या कभी भी जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो इनको देखने में दिक्कत आएगी। पूरी तरह से रात बिल्कुल अंधेरा है तो किसी को भी नहीं दिखता, अंधेरे में मानव को कहाँ दिखता है। ठीक है, यह रात का मतलब कम प्रकाश तीव्रता। ठीक है, अब ये अगर एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित है, विटामिन ए की कमी से हो रही है, तो ये तो ठीक भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कॉन्जेनाइटल है तो ये ठीक नहीं। विटामिन ए की कमी में तो क्या, गाजर वाजर खा करके, कैरेट खा, विटामिन ए प्रचुर भोजन खा के विटामिन ए की कमी को पूरा करके ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये कॉन्जेनाइटल या आनुवांशिक है तो ये फिर जन्मजात होती है। आनुवांशिक रोग जन्मजात होते हैं, जन्म के साथ होते हैं, ये जन्मजात होती है, और ये ठीक भी नहीं होगी पूरी जिंदगी, चाहे कितनी गाजर खा लो, कारण कि ये विटामिन ए की कमी से नहीं होगी, और आनुवांशिक रोगों का ऐसा कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है, तो अगर विटामिन ए खाने पर भी अगर रतौंधी नहीं जा रही है, मतलब ये रतौंधी आनुवांशिक है, और नहीं तो उपार्जित भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में जब कभी उदाहरण पूछे जाते हैं तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस के साथ इनमें से कोई और उदाहरण है तो पहले हम उसको आंसर करें,
क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस में स्पष्ट नहीं है कौन सी वाली, समझ गए, और कुछ नहीं। बाकी इन रोगों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल आप उदाहरण ध्यान रख लें। नाउ ऐसे प्रभावी रोग भी देख लें। एक संलग्न प्रभावी रोग, प्रभावी रोग ज्यादा नहीं होते। एक हड्डियों का रोग है सूडो रिकेट्स, रिकेट्स जैसा ही मिलता जुलता रोग है सूडो रिकेट्स। और एक दांत में जो ये कठोर आवरण एनिमल होता है सफेद वाला, वो खराब हो जाता है, डिफेक्टिव एनिमल ऑफ टीथ। केवल आपको नाम ध्यान रखने, ये दोनों एक संलग्न प्रभावी रोग माने गए, लेकिन कम मिलेंगे। एक संलग्न हो या ऑटोसोमल प्रभावी रोग कमी होते हैं, अप्रभावी ज्यादा है। तो ये तो बात हुई एक संलग्नता की, अर्थात उन लक्षणों के जीन जिनके वो लक्षण जिनके जीन एक्स पर और उसके असमजात हिस्से पर है, सिर्फ एक्स पर मिलने, वाई पर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी वाई संलग्नता की। वाई संलग्नता उन जीन की संलग्नता जो वाई क्रोमोसोम के असमजात हिस्से पर हो। अब ये वाई के असमजात हिस्से पर है, ये एक्स पर नहीं है, केवल वाई पर है। मैंने आपको बताया जहाँ एक्स गुणसूत्र काफी बड़ा है मानव का और उसके लिए उसका होना बेहद जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, बिना एक्स गुणसूत्र के तो कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए उसका उल्टे वाई गुणसूत्र के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चला वो समय तक। मानव में लंबे समय तक वाई गुणसूत्र का कुछ काम ही समझ नहीं आया और ये एक निष्क्रिय, एक अक्रिय गुणसूत्र माना गया लंबे समय तक। ऐसा लगता रहा कि वाई पे तो कोई लक्षण ही नहीं है, कोई जीन ही नहीं है। अब आप देखिए वाई की वंशानुगति होती है होलेंड्रिक, और वाई की वंशानुगति तो इतनी स्पष्ट है कि अगर वाई पर किसी लक्षण का जीन है तो वो बहुत अच्छे से पहचान और बहुत जल्दी पहचान में आएगा, क्योंकि वो कभी मादा में तो होगा ही नहीं, वो लक्षण सिर्फ नर ही नर में आएगा। और जब हम मानव की नर मादा की तुलना करते हैं तो हमें ऐसा कोई शायद ही कोई लक्षण मिलता हो जो केवल नर में ही नर में है, मादा में नहीं। और इसीलिए हमें लंबे समय तक, आनुवांशिक लक्षणों की बात कर रहा हूं मैं, हमें लंबे समय तक वाई का कोई जीन, कोई लक्षण पता नहीं चल पाया और वाई को काफी लंबे समय तक एक निष्क्रिय गुणसूत्र माना गया। ठीक है, फिर मानव जीनोम परियोजना जो अध्ययन करी है, ये आपके आगे के चैप्टर में आएगी, और हमने एक एक गुणसूत्र मानव का अध्ययन किया तो भी हमें वही बात मिली, सबसे कम जीन मानव के जीनोम में वाई गुणसूत्र पर मिले हैं। और ये आधुनिक संख्या जो बताई गई 231 जीन, हालांकि संख्या के हिसाब से 231 जीन बताए हैं, लेकिन हमें उतने लक्षण दिखते नहीं है। और वाई एक निष्क्रिय अक्रिय गुणसूत्र है, ऐसा कोई जरूरी जीन उस पर नहीं दिखे। बाद में जाकर वाई पर एक ऐसा जीन मिला हमें जिससे हमें वाई की थोड़ी उपयोगिता समझ में आई, और वाई पर हमें एक जीन मिला जिसे हम कहते हैं मास्टर जीन ऑफ मेलनेस, नर निर्धारण का मुख्य जीन वाई पर मिला है। उसके बाद हमें मानव में वाई की उपयोगिता थोड़ी समझ में आई, और आज भी उसके अलावा बहुत ज्यादा जीन अभी भी नहीं मिले हैं। एक जीन है वाई पर जो मानव नर बनाने के लिए आवश्यक है, और ये ध्यान रखना वो जीन है SRY जीन। SRY जीन ऐसे TDF जीन भी कहते हैं। ये हमारे मानव जीनोम का सबसे छोटा जीन है जो केवल 14 बेस पेयर की लंबाई होती है। DNA में जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं 14 न्यूक्लियोटाइड का लंबा जीन, केवल छोटा सा 14 का सबसे छोटा जीन है, तो वैसे भी पूछा जाता है, ध्यान रखिए। ये SRY का पूरा नाम क्या है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, SRY। वाई गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण से संबंधित जीन है SRY जीन। ये मानव का मेलनेस, नर निर्धारण का जीन है। इसे TDF जीन भी कहते हैं, कारण ये प्रोटीन बनाता है TDF। TDF का पूरा नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और ये छोटा सा प्रोटीन है जो मानव में भ्रूण निर्माण के समय बनता है। TDF, SRY जीन या TDF जीन ये प्रोटीन बनाता है छोटा सा। इस प्रोटीन की एक खास बात क्या होती है? एक्चुअली देखिए, आप जब मानव में भ्रूण परिवर्धन बढ़ेंगे तो वहां आएगा, भ्रूण में 2 प्रकार की डक्ट बनती है, मुलेरियन डक्ट और वोल्फियन डक्ट। ये अगर आपने जनन के चैप्टर में आएगी आपके, आप देखिएगा एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट में आपको पढ़ाएंगे। मुलेरियन डक्ट और वोल्फियन डक्ट होती है। मुलेरियन डक्ट से हमेशा मानव में मादा जननांग बनते हैं और वोल्फियन डक्ट से नर जननांग बनते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा तो इसको भी ध्यान रख लीजिए, ये आगे जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर आप पढ़ाएंगे मानव प्रजनन, तब आपके आएगा। अब ये जो प्रोटीन होता है TDF प्रोटीन, ये क्या करता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम ये क्या करता है? मुलेरियन डक्ट के विकास को संदमित कर देता है और वोल्फियन डक्ट को प्रमोट करता है। इसलिए कभी भी जब तक ये प्रोटीन है मादा जननांग नहीं बन सकते, नर जननांग ही बनेंगे। और इसलिए ये प्रोटीन जब तक बनेगा, ये कब तक बनेगा? जब तक वाई गुणसूत्र है। और इसलिए मानव में जब तक वाई गुणसूत्र है तो फिर चाहे साथ में कितने एक्स लगा दो, मानव नर ही बनेगा। और अगर मादा बनाना है तो वाई हटाना पड़ेगा।
वाई का ये SRY जीन और इसका ये प्रोटीन मुलेरियन डक्ट को संदमित कर देता, मादा जननांग बनने ही नहीं देता। यह मुलेरियन डक्ट यानी कि मादा जननांग के विकास को संदमित करता है और वोल्फियन डक्ट के नर जननांग को प्रेरित करता है। इसी वजह से इस जीन को नर निर्धारण का मुख्य जीन कहते हैं। मानव में नर निर्धारण के लिए वाई और SRY जीन होना जरूरी है, और जब तक वाई गुणसूत्र है फिर मानव कभी मादा नहीं बनता। वाई हटेगा, X अवस्था आएगी, X 0 अवस्था, मतलब कभी कभी क्या होता है अप्रत्याशित रूप से एक ही X आया, ये रोग अवस्था होती है। लेकिन अगर मान लो एक ही X है दूसरा नहीं है तो भी मादा बनेगा। वाई नहीं है मतलब मादा, वाई है फिर नर ही बनेगा, फिर मादा कभी नहीं। जैसे कभी कभी मानव में 3 लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं, ये भी असामान्य अवस्था XXY, ये रोग होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, आगे बताएंगे। अब देखो 2 X और 1 Y है, लेकिन उन 2 X की वजह से वो मादा नहीं बनता, उस 1 Y की वजह से वो नर होता है। इस जीन की वजह से मानव हमेशा नर पहले बनेगा जब तक Y है तब तक, और यही एक मुख्य जीन है जिसे मास्टर जीन ऑफ मेलनेस कहते हैं। बाकी इसके अलावा Y गुणसूत्र पर ऐसे कोई खास जीन हमें नहीं मिले। एक उदाहरण और मिला है हाइपरट्राइकोसिस, ये लक्षण होता है कान पर बाल होना। और देखो कान पर कई लोगों के से बाल होते हैं, और देखिए ये लक्षण सिर्फ नर में होता है मानव में, और नर से नर ही चलता है। कान पे बाल का लक्षण मादाओं में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जीन वाई पर है। जिस लक्षण का जीन वाई पर है वो मादाओं में आएगा ही नहीं, और ये कोई रोग नहीं है, सामान्य लक्षण है जो वाई पर मिला है। एक रोग भी है वेब्ड टोज, अंगूठे और उंगलियों में कुछ झिल्ली-नुमा संरचना आ जाती है मानव में। ये अत्यंत विरल रोग है जो लाखों करोड़ों में किसी में मिलता है, लेकिन ये रोग भी वाई लिंक्ड इसलिए माना जा रहा है कि ये हमेशा नर से नर ही जाता है, ये मादाओं में आज तक नहीं मिला। तो जो लक्षण मादा में कभी नहीं मिल पा रहा है उसका जीन हम वाई पर ही मान के चलते हैं। तो वाई पर हालांकि ऐसे ज्यादा जीन नहीं है, आप तो मुख्य रूप से SRY जीन के बारे में ध्यान रखें, कभी कभार हाइपरट्राइकोसिस के बारे में भी जिक्र हो सकता है। तो जहाँ X संलग्नता में कई सारे रोग, कई सारे लक्षण हैं, Y संलग्नता में बिल्कुल नगण्य है, एक ही मुख्य जीन हमें मिलता है। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है XY लिंकेज की। XY लिंकेज X और Y के समजात हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। उन जीन की संलग्नता जो X व Y गुणसूत्र के समजात हिस्से पर उपस्थित होते हैं। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है और बहुत कम जीन मिलेंगे। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है जो X और Y में कॉमन है। यहाँ जिन लक्षणों के जीन होंगे वो X पर भी है और वो Y पर भी है, तो ये बिल्कुल ऑटोसोम के समान कार्य करेंगे। तो इनको तो पहचानना भी मुश्किल है क्योंकि ये तो जोड़े में होंगे, और जैसे ऑटोसोम जोड़े में होते हैं वैसे ही होंगे, तो इनको तो पहचान भी नहीं पाते। और हमें इस हिस्से में बहुत कम जीन मिले हैं। 2 रोगों के जीन हमें इसमें मिले हैं। एक जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये त्वचा का कैंसर है, जीरोडर्मा जो यूवी की वजह से होता है, और एक है इपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ये भी त्वचा का ही रोग है। ये दोनों रोगों के जीन X और Y के समजात हिस्से में माने गए हैं, हालांकि अभी भी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। XY लिंकेज यानी कि समजात हिस्सा बहुत थोड़ा सा है, इसमें लक्षण का जीन X और Y दोनों पर होता है, और इसलिए इसको ऑटोसोम से पृथक करना मुश्किल होता है। इस हिस्से में ज्यादा जीन नहीं देखे गए हैं। ये 2 रोग हैं, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और इपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, इन दोनों के रोगों के जीन इस पर माने गए हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये उदाहरण वाला पार्ट बताया लिंग संलग्नता के 3 प्रकार, X लिंकेज, Y लिंकेज एंड XY लिंकेज, ठीक है। X पर उपस्थित लक्षणों के जीन केवल X पर, केवल Y पर और दोनों पर, ठीक है। X पर उपस्थित जो X लिंकेज वाले जो जीन होंगे वो नर मादा दोनों में मिलेंगे, X तो दोनों में ही होता है। Y वाले सिर्फ किस में मिलेंगे? नर में मिलेंगे। और XY वाले किस में मिलेंगे? तो ध्यान रखना X और Y संलग्नता दर्शाने वाले ये जो जीन है ये भी दोनों में मिलेंगे, नर और मादा, क्योंकि X पर भी जीन है और Y पर भी जीन है, तो नर में भी आएगा मादा में भी आएगा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि XY किस में होता है, XY तो नर में होता है, बट XY लिंकेज का मतलब वे लक्षण जिनके जीन X और Y दोनों पर हैं, तो फिर ये नर और मादा दोनों में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने आज कुछ उदाहरण दिए। उसके अलावा लिंग संलग्नता के विशेष तरह से जो उनके वंशानुगति के प्रकार हैं, क्रिस्कोस, नॉन क्रिस्कोस, डायगाइनिक, डायहेनरिक, होलोगाइनिक, होलेंड्रिक, और उससे पहले मॉर्गन का उपप्रयोग जिससे उन्होंने लिंग संलग्नता को खोजा, अर्धयुग्मी अवस्था, उनके जीनोटाइप। अब हम कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इन 2 रोग को थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और हमारे जो क्वेश्चन में, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं लिंग संलग्नता पर, वो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के उदाहरण को लेकर ही आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों रोगों में क्या खास बात है, आगे हम इसी का अध्ययन करेंगे।